कार्तिक नाम का एक गरीब लड़का था। उसकी माँ की इच्छा थी कि वो पढ़े लिखे, लेकिन वो लोग बहुत गरीब थे। इसलिए कार्तिक रोज जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाया करता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे झाड़ियों में किसी के रोने की आवाज आई। वो वहां गया तो उसने देखा कि झाड़ियों में एक सुंदर लड़की फंस गई थी। उसके कपड़े झाड़ियों में बुरी तरह से उलझ गए थे और उसके पंख भी थे। ये देखकर तो कार्तिक आश्चर्यचकित रह गया। वो उस लड़की के पास गया और बोला, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या करने आई हो? वो लड़की रोते हुए बोली, मैं सोनम परी हूँ। परी लोग से मैं यहाँ खेलने के लिए आया करती हूँ। मैं झील के किनारे नाच रही थी कि तभी मेरे पीछे हाथी दौड़ा। मैं भागती हुई आई और झाड़ियों में गिर गई। देखो, मेरे पंख घायल हो गए हैं। अब मैं यहाँ से कैसे जा पाऊंगी? ऐसा कहकर वो रोने लगी। कार्तिक ने उसे बड़ी सावधानी से निकाला। उसके पंखों से खून रिसने लगा था। कार्तिक ने वहीं पास के सरोवर से पानी लेकर उन्हें धोया और कहा, अभी तुम्हारे पंख घायल हैं, तुम अपने लोग को नहीं जा पाओगी। तुम मेरे यहाँ चलकर रहो, जब ठीक हो जाओ तब चली जाना। लेकिन वहाँ मेरे पंखों को देखकर सब सवाल करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, मैं साधारण लड़की का भेष बना लेती हूँ। ठीक है। कार्तिक सोनम परी को अपने घर ले आया। उसने अपनी माँ ममता को कहा, माँ, ये बेसहारा लड़की है, इसे घर में शरण दे दो। ये चौका बर्तन करती रहेगी, खाना बना दिया करेगी और घर का सारा काम कर दिया करेगी। उसके बदले में तुम इसे खाना दे दिया करना बस। हालांकि कार्तिक के घर में इतनी गरीबी थी कि किसी के लिए भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वो लोग बहुत दयालु थे, इसलिए उन्होंने सोनम को भी अपने घर में जगह दे दी। वहां उन्होंने सोनम परी की दवा शुरू कर दी। उस दिन कार्तिक की माँ ममता खाना बनाने जा रही थी, लेकिन घर में नमक ही नहीं था और उनके यहाँ नमक लाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तभी ममता कार्तिक से कहती है, आज तो तू लकड़ियां बेचने के लिए भी बाजार में नहीं गया, जिससे पैसे भी नहीं मिले। अब बता, दाल में डालने के लिए नमक कहाँ से लाऊं? मैं दुकान पर गई थी, लेकिन लाला लाजपत ने नमक उधार में नहीं दिया। ये सुनकर सोनम चुपचाप कमरे में गई और वहां उसने मन ही मन में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात है, उसके हाथ में एक नमक की थैली आ गई। सोनम नमक लेकर ममता के पास गई और बोली, माँ जी, आपने देखा नहीं था ठीक से। अभी मैंने देखा तो नमक की थैली तो अंदर ही रखी हुई थी। ये देखकर ममता खुश हो गई। उसने सोचा हो सकता है वो पहले ही ले आई हो और उसे याद न रहा हो। सोनम बोली, अब आप रहने दो, खाना मैं ही बनाया करूंगी। उस दिन वो दाल में नमक डाला गया और सोनम ने ही खाना बनाया। उस खाने में सबको ऐसा स्वाद आया कि दाल कम पड़ गई। ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं आया था। ये तो नमक का स्वाद है, नमक का और सोनम के हाथ की करामात। अगले दिन कार्तिक लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा तो सोनम ने उसे कहा, देखो, अब जब मैं यहाँ रह रही हूँ, तुमने मेरी मदद की थी ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। जाओ, दुकान से कुछ आलू ले आओ और मैं समोसे बनाती हूँ। तुम गांव में सबको बताकर आना, हमारे यहाँ समोसे की दुकान शुरू हो गई है। ये बात सुनकर कार्तिक खुश हो गया। वो तुरंत ही दुकान से आलू ले आया। सोनम ने आलू उबालने के लिए रख दिए और वो मैदा गूंदने लगी। उसने आलू में वही नमक डाला और मसाले डाले। फिर उसने समोसे बनाए। इस बीच कार्तिक ने पूरे गांव में प्रचार कर दिया कि उसके यहाँ समोसे मिलते हैं। कुछ लोग समोसे खरीदने आए और जब उन्होंने समोसे खाए तो उन्हें वो बहुत ही स्वादिष्ट लगे। गांव के लोग राजू, बंटी और टीका आपस में बातें करने लगे। अरे भैया, सुना है कार्तिक के यहाँ समोसे की दुकान खुल गई है। हाँ है? उसके यहाँ कोई बेसहारा लड़की है, उसने बनाया है। सुना है बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाती है। अरे सुना क्या, मैंने तो आज लेकर खाए हैं, बहुत अच्छे बने हैं भैया। हाँ, मैंने तो इतने स्वादिष्ट समोसे आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। मैं तो और भी लेने जा रहा हूँ भैया। हाँ। दोपहर होते होते सारे समोसे बिक गए। दूसरे दिन फिर वही हाल रहा। उसने अब की बार ढेर सारे समोसे बनाए और वो समोसे भी बिक गए। अब तो सोनम के बनाए हुए समोसे आसपास के गांव में तो क्या, आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गए। कार्तिक बहुत खुश था। वो अपनी माँ ममता से बोला, अब तो हमारे पास नोटों की बरसात होने लगी है। यही हाल रहा तो थोड़े दिनों में हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अब हमारे समोसे खरीदने के लिए लाइन लगती है, लाइन। इतनी लंबी लाइन में लोग घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन समोसे लेकर ही जाते हैं। और ताज्जुब वाली बात यह है कि नमक की थैली खत्म ही नहीं होती। वो जो की त्यों है। ममता के पड़ोस में एक दुष्ट और ईर्ष्यालु आदमी नाथूराम रहता था। उसे यह हजम ही नहीं होता था कि कोई उससे ज्यादा कमाई करे। वो मन ही मन सोचने लगा, कमाल है? अभी थोड़े दिन पहले ये लोग भूखे मरते थे
और आज उनके यहाँ दौलत बरस रही है। इतने ज्यादा समोसे बिक रहे हैं और इतनी लंबी लाइन लगती है कि लोग घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन समोसे लेकर ही जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी खास बात है? कमबख्त स्वादिष्ट तो बहुत है, मैंने भी खाकर देखे हैं। वो कार्तिक के घर के पास गया और चुपके से जाकर देखने लगा। उसने देखा कि सोनम ने ज्यादा कुछ नहीं मिलाया था, वो नमक आलू में डाला था। नाथूराम ने सोचा, ओह, इसका मतलब इस नमक की रहमत है। मैं इस नमक को ही चुरा लेता हूँ। इसको अगर चुरा करके ले जाऊं और इस नमक को डालकर समोसे बनाने लगूं, तो मेरे भी समोसे मशहूर हो जाएंगे, तो मैं भी माला माल हो जाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये सोचकर वो अपने घर चला गया। आधी रात को वो उठा और कार्तिक के घर पहुंचा। वहां तो सब गहरी नींद में सो रहे थे। वो नमक की थैली को चुरा कर ले आया। उसे पता भी नहीं चला कि सोनम खटर पटर से जग गई थी और उसने नमक चोरी करते हुए उसे देख लिया था। वो मन ही मन मुस्कुराकर बोली, बच्चे, चुरा कर ले जाओ, तुझे क्या पता ये जादुई नमक है, दुष्ट लोगों के यहाँ काम नहीं करता। ऐसा कहकर उसने आगे हाथ फैलाया तो उसके हाथ में दूसरे नमक की थैली आ। सवेरे नाथूराम ने पूरे गांव में कह डाला, कार्तिक के समोसों की तरह मेरे यहाँ पर भी स्वादिष्ट समोसे मिला करेंगे। आप लोग मेरे यहाँ खरीद कर खाना है। सब लोग नाथूराम के यहाँ समोसे लेने के लिए गए। नाथूराम कढ़ाई में तल तल कर गरम समोसे निकाल रहा था और बहुत खुश था। उसके समोसे जैसे ही कुछ लोगों ने चखे, उन्होंने थूकना शुरू कर दिया। अरे थू 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 थू, इतने सड़े आलू इसमें पड़े हैं और इनका स्वाद इतना खराब है। थू 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 थू, हमारे पैसे बर्बाद हो गए भैया। अरे इसने हमें ठग लिया है। भाई मिट्ठू जल्दी से पैसे वापस करो, नहीं तो फिर तुम्हारी पिटाई होगी। हाँ, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। मैंने नमक तो वही चुराया था, तो मेरे समोसे कैसे खराब हो गए। नाथूराम अपना सिर पीटने लगा। लालच के मारे एक आलू की बोरी भी खरीद कर ले आया था। सारे लोग भाग भाग कर कार्तिक यहाँ पहुंच गए। वहां लाइन लगाकर खड़े हो गए। वहां गर्मा गर्म समोसे निकाले जा रहे थे और सब लोग खरीद कर खा रहे थे। सोनम परी के घाव अब ठीक हो गए थे। उसने घर में सबको समोसे बनाना सिखा दिया था। अब सोनम परी को अपने परीलोक में जाना था। उसने अपने पंखों को सीधा किया और सबसे विदा लेकर अपने देश के लिए उड़ गई। कार्तिक ने उसे भीगी आंखों से किशन और मदन नाम के दो भाई रहते थे। किशन पैसे वाला था, जबकि मदन गरीब था। किशन एक ढाबा चलाता था। पहले मदन और किशन दोनों ही मिलकर ढाबा चलाते थे, पर जब ढाबा अच्छा चलने लगा तो किशन ने मदन को अपने घर और काम से अलग कर दिया। मदन सीधा साधा था, इसलिए कुछ नहीं बोला। मदन ने शुरू से ही खाना बनाना सीखा था, इसलिए उसने अलग होने के बाद एक छोटे से ठेले पर कढ़ी चावल बेचना शुरू कर दिया। गांव में किशन का ढाबा होने की वजह से मदन के कढ़ी चावल का ठेला ज्यादा नहीं चलता था। मदन दयालु स्वभाव का था। वो गरीब और भूखे लोगों को भोजन मुफ्त में ही खिला दिया करता था। मदन की बेटी रूपा के पैर में चोट आ गई थी, जिस कारण वो ठीक से चल नहीं पाती थी और उसका इलाज शहर में ही हो सकता था, जिसके लिए मदन को 2 लाख रुपए की जरूरत थी। पर मदन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान रहता था। क्या करूं? शहर के डॉक्टर ने बोला है कि रूपा का इलाज जितनी जल्दी होगा पैर उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर देर हो गई तो उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। एक बार किशन भैया से बात करके देखता हूँ, शायद वो थोड़ी मदद कर दें। मदन अपने भाई से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। पागल हो रहा है क्या? 2 लाख रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी होती है। एक तो पहले ही मेरा ढाबा ठीक से नहीं चल रहा, घर में बड़ी दिक्कत चल रही है, और फिर तू तो कढ़ी चावल का ठेला लगाता है। तेरी कमाई नहीं होती क्या जो मुझसे मांगने के लिए आ गया? किशन अभी मदन पर गुस्सा हो ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति किशन के ढाबे पर आता है। भैया, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। भगवान तुम्हारा भला करे। लो, एक मांगने वाला पहले आया, दूसरा मांगने वाला बाद में आ गया। जब देखो मेरे ढाबे पर भिखारियों की भीड़ लगी रहती है। मेरे ढाबे से फूटी कौड़ी तो क्या, एक निवाला भी किसी को नहीं मिलेगा। चलो जाओ यहाँ से। मदन समझ गया था कि कहीं ना कहीं किशन ये सब उसे ही सुना रहा है। वो निराश हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति भूखा ही वापस जा रहा था। तभी मदन उसे आवाज लगाता है। अरे बाबा रुको, पास ही में मेरा ठेला है, वहाँ पर चलो, मैं कुछ खिलाता हूँ। मैं अपना ठेला लेकर वापस घर ही जा रहा था। ये कढ़ी चावल है, ये तुम खा लो और अपने घर भी लेते जाओ। जीते रहो बेटा,
भगवान तुम्हें जीवन की हर खुशी दे। कढ़ी चावल को देखकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता है और मदन को दुआएं देता हुआ चला जाता है। मदन के मन में रूपा को लेकर बहुत चिंता थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, पर मदन पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं कर पाता। एक दिन मदन जब कढ़ी चावल का ठेला लगा रहा था, तभी वहां से कुछ साधु महात्मा गुजर रहे थे। सभी महात्मा बहुत भूखे थे। वो आपस में बात करने लगे। बहुत भूख लगी है। हम साधुओं को देखकर उस ढाबे वाले ने मुफ्त में भोजन खिलाने के लिए साफ मना कर दिया। एक बार इस कढ़ी चावल के ठेले वाले से पूछते हैं, शायद ये हमारी कोई मदद कर दे। हाँ हाँ, पूछ कर देख लेते हैं, नहीं तो भूखे ही मंदिर की ओर बढ़ जाएंगे। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? हाँ हाँ महात्मा जी, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझ गरीब के ठेले के कढ़ी चावल खाओगे। आप सब यहाँ बैठो, मैं आप सबके लिए कढ़ी चावल की प्लेट बनाता हूँ। मदन सभी साधुओं के लिए बढ़िया तरीके से कढ़ी चावल तैयार करता है। मदन के ठेले के कढ़ी चावल खाकर साधु महात्मा तृप्त हो जाते हैं। तुम सचमुच बहुत दयालु हो, पर तुम कहीं ना कहीं किसी शंका में हो। हमें अपना दुख कहो। मदन उन साधुओं को अपनी परेशानी बताता है। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसकी सहायता से तुम जब भी कढ़ी चावल बनाओगे तो वो दुगने हो जाएंगे और उनका स्वाद भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे तुम्हारी बिक्री शुरू हो जाएगी। तुम आराम से अपनी बेटी रूपा का इलाज शहर में करवा सकते हो। पर तुम्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, तुम्हें रोजाना अपने ठेले से 100 गरीब और लाचार लोगों को कढ़ी चावल मुफ्त में खिलाने होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उन साधु महात्माओं का दिया मंत्र पढ़कर उस दिन से मदन कढ़ी चावल बनाने लगा। मदन के कढ़ी चावल इतने स्वादिष्ट होते थे कि आसपास के सभी गांव और शहर के लोग भी उसके पास कढ़ी चावल खाने के लिए आते थे। मदन 100 गरीबों को भी अपने ठेले से रोजाना मुफ्त में कढ़ी चावल बांटता था। धीरे धीरे मदन की बिक्री बढ़ गई। अब उसके पास लोग भी ज्यादा आने लगे थे, इसलिए उसने धीरे धीरे कढ़ी चावल की एक बड़ी दुकान खोल ली। मदन के पास इतने पैसे जुड़ गए थे जिससे उसने अपनी बेटी रूपा के पैर का इलाज भी करवा लिया और वो फिर से चलने और स्कूल जाने लगी। बापू देखो, मैं फिर से चल सकती हूँ। बापू, मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं सचमुच अपनी बच्ची के लिए बहुत खुश हूँ। उन साधु महात्माओं ने आपको वो मंत्र देकर हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। हाँ जानकी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो साधु महात्मा तो कोई भगवान का रूप बनकर आए थे। मेरी बेटी का पैर ठीक हो गया, बस मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है। किशन को जब मदन की तरक्की के बारे में पता चलता है तो वो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। मदन को दूसरों की भलाई करने का फल मिल गया था और उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां आ जाती हैं। कहते हैं जो दूसरों का भला करता है, भगवान सदैव उनकी